नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा CHSL का पेपर था 1 जुलाई का। ठीक है, 4 शिफ्ट हुई है इसमें, तो हम 3 शिफ्ट के आपके 75 क्वेश्चन लेके आए हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, पूरी डिटेल्स के साथ लेके आए हैं। तो जिसका भी आगे एग्जाम्स है वो एक बार इस वीडियो को देख के जरूर जाइएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के किस भाग में हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, किसकी बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो हमारे भाग 3 के अंदर लिए गए हैं। अगर हम बात करें ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके USA से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, USA से लिए गए हैं। जो USA का संविधान है वहाँ से लिए गए हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के सभी भागों के बारे में, देखो जो इंपॉर्टेंट भाग हैं वो सारे आपको बता देते हैं। भाग 1 आता है संघ एंड उसके क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक होते हैं। भाग 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। भाग 3 इंपॉर्टेंट है मूलभूत अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। चौथा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 31 से लेके 51 तक। उसके बाद भाग 4A में आ जाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, 11 हैं। देख लीजिए ये जो DPSP है ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है आपका भाग 2, ये तो बता ही चुके हैं हम। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है भाग 8, भाग 7। सातवां जो भाग है वो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा लिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें इसके कुछ और इम्पोर्टेंट भाग हैं वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें भाग 15 की, तो वो निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। उसके बाद अगर हम बात करें राजभाषा की, लैंग्वेजेस की, तो वो आता है भाग 17। ठीक है, भाग 18 आता है आपका इमरजेंसी प्रोविज़न का, 352 से लेके 356 तक। और उसके बाद भाग 19 आता है आपका प्राकीण का। एक भाग 20 भी याद रखिए, भाग 20 आता है आपका अमेंडमेंट्स का। ठीक है, जो अमेंडमेंट्स होती हैं ना, किस आर्टिकल में होती हैं, आर्टिकल 368 में होती हैं अमेंडमेंट्स, जो सुविधार होते हैं, वो आपका आता है भाग 20 में। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एशियाई खेल हैं, एशियाई खेल पहली बार भारत में कब आयोजित किए गए थे, तो ये आपके 1951 में आयोजित किए गए थे और नई दिल्ली में किए गए थे। शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत भी इनकी 1951 में हुई थी। इसके बाद 1982 में इंडिया में नई दिल्ली में हुआ, यानी भारत में कुल 2 बार हुए हैं। एक तो जब शुरू हुआ, जब हुआ 1951 में, एक हुआ आपका 1982 में। ठीक है, ये दोनों आपने याद रखने हैं। 2022 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो थे वो मत याद रखो। 2022 में भारत की रैंक याद कर लो, 4th रैंक थी। ठीक है, 28 गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज, और टोटल 107 मिले थे। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो रैंक कौन सी थी, 4th रैंक थी। 2022 एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे, होंगजाऊ चाइना में हुए थे। और आपने जो याद रखना है वो याद रखना है 2026 के एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे, नगोया जापान में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, चाहे वो आपका CHSL की शिफ्ट हो, चाहे आने वाला CGL MTS हो, क्योंकि 2026 है, अभी हुआ नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे वो कहाँ होंगे, नागोया जापान में होंगे। उसके बाद ये है मैं बता ही चुका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना किस दशक में कम हो गई थी, तो जो 1921 की जो जनगणना थी उसमें कम हो गई थी। 1911 के बाद जो 1921 की जनगणना हुई उसमें -0.31 मतलब कम हुई। दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। यह कमी प्लेग और मलेरिया जैसी महामारियों के कारण महिला मृत्यु दर के कारण हुई थी। वर्ष 1921 को भारत में जनसंख्या इतिहास में महान विभाजन के वर्ष के रूप में माना जाता है, और 1951 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 1.33 से घटकर 1.25 आपकी हो गई थी। ठीक है, उसके बाद ये आता है 1901 कि कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी। अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना आपकी 10 अप्रैल 1875 में किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। आपने डेट याद नहीं रखनी है, बस 1875 याद रखो। 1875 में किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ पे की थी, बॉम्बे में की थी। ठीक है, किसकी की थी, आर्य समाज की स्थापना। एक इनका नाम याद रख लेना, इनका नाम है मूलचंद।
मूलचंद तिवारी। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना। कहाँ के निवासी थे? ये आपके गुजरात के निवासी थे। उसके बाद इनके दो वेदास मतलब दो वो फेमस हैं। एक तो है आपका गो बैक टू वेदास, मैं हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गो बैक टू वेदास या इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। इंडिया फॉर क्या हो जाएगा? इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। ये आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर हम बात करें वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने 1864 में की थी। परमहंस मंडली 1849 में बॉम्बे में इसकी शुरुआत दुर्गा मेहताजी और दोबांगू पांडुरंगा ने की थी। अगर हम बात करें 1870 में तो महादेव गोविंद रानाडे पूर्ण सार्वजनिक सभा 1870। अगर हम बात करें एम जी रानाडे की तो ये क्या थे? ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। उसके बाद है सत्याशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की। उसके बाद आता है हमारा सत्याशोधक समाज, ये हम देख चुके। उसके बाद आता है आपका आत्मीय समाज जो कि इंपॉर्टेंट है। 1815 कोलकाता में राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ठीक है, आत्मीय समाज। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में किया था। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ डिटेल्स में बता रहा हूँ। सभी समाज के बारे में बता दिया है। आज इसके बारे में पूछा गया है, कल दूसरों के बारे में पूछेगा, तो अच्छे से देख के जाइएगा। उसके बाद है स्टेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905। और 1905 में ही आपका क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। किस में हुआ था? 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। और किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन रॉय 1828 और कलकत्ता। धर्म समाज राधाकांत देव 1829 कलकत्ता। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875। और जो आपकी एशियाटिक सोसाइटी है वो विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। ये भी आपकी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, देखो ये हम सब देख चुके हैं। उसके बाद आता है विच स्टेट सेलिब्रेट्स साकेवा फेस्टिवल। अगर हम बात करें सिक्किम की, सिक्किम आपका साकेवा फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको दुर्गा पूजा, इसको दुर्गा पूजा या चंडी पूजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, दुर्गा नहीं आएगा आपका, चंडी पूजा और भूमि पूजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमि पूजा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है लोसांग, द्रुपकोतोपशी, बोमचू, सागादावा, दासिन और फोंग फ्लेबस। आपने जो याद रखने हैं वो याद हैं। देखो दो इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, एक आपका साकेवा है और दूसरा हो जाएगा आपका लोसांग फेस्ट। ठीक है, ये भूतिया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। कौन सी ट्राइब है? भूतिया ट्राइब। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है किस राज्य का ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया? तो वो आपका आ जाएगा पुलमपारा, केरल राज्य का ग्राम पंचायत। अब बात आई है केरला की, तो केरला में जो आपने याद रखना है, एक तो 2011 जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका था? केरला का। ठीक है, ऊपर से पॉपुलेशन के मामले में भी जो सेक्स रेशो था हाईएस्ट वो भी किसका था? वो भी आपका केरला का था। ये दो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और अपने अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है केरल के कोटायम जिले का एक वार्ड भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया था। केरल में वार्ड नंबर 15 की आयामन ग्राम पंचायत भारत की पहली डिजिटल पंचायत बन गई थी। और जो साबरकंठा जिला है आपका कहाँ पे है? गुजरात में, वो भारत का पहला डिजिटल गांव बना था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है शतरंज बोर्ड में टोटल कितने वर्ग होते हैं? अगर हम बात करें शतरंज बोर्ड की तो शतरंज बोर्ड में आपके टोटल 64 वर्ग होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। टोटल कितने होते हैं? 64 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरा बता देते हैं आपको। 16 मोरे 16 पीसीज, एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक वजीर होता है, 2 हाथी होते हैं, 2 ऊंट होते हैं, 2 घोड़े होते हैं और 8 प्यादे होते हैं जिनको पोंस कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें पोंस क्या होता है? ऑफ वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इस प्रकार कुल 32 मोरों में 2 राजा, 2 वजीर, 4 हाथी, 4 घोड़े और आपके 16 प्यादे होते हैं। हिसाब लगा लीजिए, टोटल हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? द इंडियन पेनिसुलर वॉज अ पार्ट ऑफ विच लैंड? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड में अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, न्यूगिनी, न्यूजीलैंड आपके शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निमहंस, निमहंस का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आज मुख्यालय पूछा है, कल फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो निमहंस का होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आपका बेंगलोर में है। 1847 में बेंगलोर लुनेटिक असाइलम के नाम से, 1925 में गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल के नाम से और 27 दिसंबर 1974 में निमहंस के नाम से। ठीक है, हिसाब लगा लीजिए, ये अपने ऐसे स्थापित हुआ था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव 20 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने थे। इसकी स्थापना आपकी 2010 में हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अथॉरिटी के अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नागरिकता संबंधित कानून कौन बना सकता है? ये आपका अनुच्छेद 11 पूछा गया था, जो कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित किया जाएगा। अब बात आई है सिटीजनशिप की, तो इसमें होते हैं आपके दो भाग 2 में होता है, 5 से लेके 11 तक इसके आर्टिकल होते हैं। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की एक नागरिकता है अपने देश की। छठा क्या था? जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, फिर पाकिस्तान में प्रवास करने वाले कुछ लोगों के नागरिकता के अधिकार, फिर भारत से बाहर गए और भारतीय मूल के कुछ लोगों का नागरिकता अख्तियार, फिर किसी विदेशी राज्य की एनआरआई आ गया, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, और फिर 11 पूछा गया था आज कि संसद द्वारा कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था हमारा साइंस से संबंधित कि डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड होता है, एक अणु है जिसमें आनुवांशिक कोड होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा, व्यथ कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? अगर हम बात करें व्यथ कथा कोश पुस्तक के लेखक थे आपके हरिसेन द्वारा, जो एक संस्कृत विद्वान है और कवि थे, जो चौथी वो थी आपकी शताब्दी ईस्वी के निर्वाह करते थे। व्रत कथा कोश प्राचीन भारतीय लोक कथाओं और किंवदंतियों का संग्रह है। हरिसेन गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, उसके बाद आता है, किसी देश के व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है? तो व्यापार संतुलन किसी देश के निर्यात के मूल्य और उसके आयात के मूल्य के बीच का अंतर है। व्यापार संतुलनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस पूर्व भाजपा अध्यक्ष को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2023 दिया गया? तो जनवरी 2024 में पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सत्यव्रत मुखर्जी को मरणोपरांत अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्पत को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसकी मैंने पूरी एक बढ़िया सी फोटो जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आज पूछा गया है, कल भी पूछा जाएगा। 5 जनों को भारत रत्न मिला था, वो याद करके जाइएगा। उसके बाद आपका ये 2 हो जाते हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। जिसको भी मरणोपरांत मिला है वो याद कर लिए, वही इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना से सम्मिलित एक क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको पूरी पंचवर्षीय योजना समझा देते हैं। एक तो हम बताएंगे पंचवर्षीय योजना, उसका ईयर, उसके प्रधानमंत्री और उसका उद्देश्य क्या था। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की, तो इसका गठन हुआ था बच्चों हमारा 1950 में। ठीक है, और 1951 में क्या हुए थे? हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956, फिर दूसरी थी 56 से 61, तीसरी थी 61 से 66। जो पहली 3 थी, तीनों में प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पहली आपकी किस पे बेस थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस थी। दूसरी आपकी पीसी महालनोबिस पे बेस थी, और ठीक है, तीसरी आपकी कारगिल उस पे थी, डीसी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पहली की बात करूं तो उद्देश्य था आर्थिक विकास। दूसरी की बात करें तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र। तीसरी की बात करें तो कृषि विकास और वृद्धि, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने चौथी पे। चौथी में थी इंदिरा गांधी, चौथी और 5वीं में इंदिरा गांधी। देखो, योजना अवकाश छुट्टी ले ली थी 3 साल की 1966 से 1969। कोई विशिष्ट योजना लागू नहीं, कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं। चौथी थी 1969 से 1974, विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। 5वीं थी आपकी 1974 से 1978, ये 1979 आएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा रोजगारी और गरीबी उन्मूलन। इसमें एक नारा दिया था, पॉवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने दिया था। उसके बाद आपकी रोलिंग आय योजना आ जाती है, रोलिंग, ठीक है, रोलिंग प्लान जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है छठी 1980 से 85 इंदिरा गांधी, आर्थिक मुक्ति। 7वीं 85 से 90 राजीव गांधी।
8वीं ये याद अपने हिसाब से जोड़ते रहना 5-5 साल, ये आपसे नहीं पूछेगा। पहली 3, 5वीं आपकी 6ठी और 12वीं 11वीं मेन है। 11वीं और 12वीं 2007 से 2012, 2012 से 17 मनमोहन सिंह। तेजी से अधिक समावेशी विकास मनमोहन सिंह, तेज आर्थिक समावेशी और सतत विकास इसको 2015 में खत्म करके नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 2011 जनगणना के अनुसार 2 ऐसे राज्य या कोई भी ऐसा राज्य है जहां सभी राज्यों में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो वो होती है उत्तर प्रदेश और बिहार। और यहाँ से जाके सबसे ज़्यादा जो बंदे बसते हैं वो महाराष्ट्र में होते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अप्रवासी होते हैं। इसके बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा का नंबर आता है। आपने ये 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद है सिंगर दिलेर मेहंदी किस भाषा के गायक थे, तो ये आपके भांगड़ा मतलब पंजाबी भाषा के गायक थे। आधुनिक भांगड़ा संगीत की जड़ें 1960 के दशक में पंजाब में सिख पंजाबी समुदाय से जुड़ी हैं। उसके बाद आया था भटियाली लोक संगीत कहाँ का प्रचलित है, तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भारत दोनों में मनाया जाता है। भटियाली एक नदी गीत है जिसे ज़्यादातर नाविक नदी की धाराओं में उतारते समय गाते हैं। उसके बाद आता है हमारा लंगवीर नृत्य। जो लंगवीर नृत्य है वो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो वो आपका उत्तराखंड का है। यह राज्य के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अनूठा नृत्य है। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था MS एक्सेल में औसत निकालने का फॉर्मूला, तो ये हमने फॉर्मूला बता दिया है। सम क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए सम A1 और A2। मान लीजिए मैंने A1 और A10 का सम निकालना है, तो इसका रेशो करके ऐसे इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट लगा के A1 A2। ये आप देख लीजिएगा एक बार, MS एक्सेल से ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप PDF में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाती है सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये देख लेते हैं। भारत में हुआ था 5 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर 2023। 10 सिटी में हुआ था, सिटी हमसे नहीं पूछेगा, बस हमने ये याद रखना है विजेता था ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता था भारत, जब फाइनल मैच में जाके हार गए थे। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे, विराट कोहली थे। हमने याद रखना है जो 2027 का ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो आपका साउथ अफ्रीका, जैम्बिया और नाम्बिया में होगा। ठीक है, ICC विश्व कप 1987, 1996 और 2011 में अन्य देशों के साथ भारत में आयोजित किया गया था। उसके बाद आता है 2023, ये हमने देख लिया है। अगर हम बात करें 1983 का जो ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजन देश था वो आपका इंग्लैंड और वेल्स था, उसमें विजेता भारत था। 2011 में हुआ इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश में आयोजित, जिसमें भी भारत जीता था। 87 भारत और पाकिस्तान में, 96 का हुआ था भारत पाकिस्तान श्रीलंका में, और 2023 का पूरा भारत में हुआ था और भारत हार गया था। ठीक है, लेकिन T20 जीत गया है। उसके बाद है 2027 का कहाँ पे होगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नाम्बिया, ये आपने याद रखना है। और 2031 का जो होगा वो भारत और बांग्लादेश में होगा। कहाँ, 2031 का भारत और बांग्लादेश में होगा। सबसे पहले 1975, दूसरा हुआ था 1979 जो कि आपका इंग्लैंड में हुआ था। अगर हम बात करें 1975 और 1979 की, तो वो आपका वेस्ट इंडीज़ जीता था। 1983 का इंडिया जीता था, पहला था 1983 का जिसमें भारत जीता था। पहला भारत कब जीता था, 1983 का। कैप्टन थे आपके कपिल देव, फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हराया था। 1987 का जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, उसके बाद हमने जो याद रखना है वो याद रखना है 2011 का इंडिया, कप्तान महेंद्र सिंह सोनी, और फाइनल में श्रीलंका को हराया था। 2023 में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है G20 शिखर सम्मेलन 2023 मुख्य समन्वय कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के मुख्य समक हैं। चेयरमैन कौन थे, नरेंद्र मोदी। 2023 में जो G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन हुआ था 18वीं बैठक में 2023 में भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। और 2024 का जो G20 रियो डी जेनेरियो समिट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बादामी के चालुक्य वंश पर किसका अधिकार था, तो बादामी चालुक्यों के अंतिम शासक को 8वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूटर साम्राज्य के संस्थापक राष्ट्रकूटर दांती दुर्गा ने उखाड़ फेंका था। पुलकेशिन प्रथम और उनके वंशजों को बादामी के चालुक्यों के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की बात करें तो फाउंडर कौन था, दांती दुर्गा। CPO में क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट शिफ्ट जो थी लास्ट डे की, उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन होते हैं, तो वो थे दांती दुर्गा। ठीक है,
उसके बाद है किस वाद्य यंत्र में तार नहीं होती है। तो एक होता है आपका तुद वाद्य यंत्र मतलब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको कॉर्डोफोन्स भी बोलते हैं। तत्वाद्य अथवा तार वाद्य वे वाद्य यंत्र के प्रकाश होते हैं जिसमें तार लगे होते हैं। एक आपका उंगलियों से बजाए जाने वाले ताद यंत्र होते हैं जैसे तानपुरा, स्वरमंडल। एक आपका कोण और त्रिकोण जव्वा आदि से बजाए जाने वाले, तो ये आप देख लीजिएगा, सितार है, सरोद है, तंजीरी वीणा है। ठीक है, ये पूछा गया था। उसके बाद है एक आपका विंड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एरोफोन्स भी कहते हैं। सुशीर वाद्य अथवा वायु वाद्य ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है जैसे वंशी, मुरली पामिका, पुंगी, शहनाई आप इसमें याद रखिएगा। इसमें आप याद रखिएगा हारमोनियम। ठीक है, तालवाद होते हैं जो चमड़े के उससे बनते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद देख लीजिए, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना कथित प्रश्न था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी, मार्च 1956 तक चली थी। किस पे बेस्ड थी? ये फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान लगातार हुए थे। इन तीनों में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यह योजना मुख्य रूप से कृषि शेष के दर पर ध्यान केंद्रित करता है। इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था और लक्ष्य कितना था? 2.1 था और प्राप्त कितनी की थी? 3.6 की थी। ठीक है, उसके बाद है संविधान के भाग डैश को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये भी हमारा सीपीओ का रिपीटेड क्वेश्चन है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी आपकी ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोहम्मद यूनुस ने किसकी स्थापना की? तो ग्रामीण बैंक 1983। किसकी स्थापना की थी? ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। कब की थी? 1983 में की थी। ठीक है, एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी, बैंकर थे, अर्थशास्त्री थे, नागरिक समाज के नेता थे। ये आपने नहीं याद रखना। भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबी है उसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1975। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रथम जो था वो आरआरबी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का प्रथमा बैंक पहला आरआरबी बैंक था। उसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटका में हम्पी महोत्सव का अन्य क्या नाम था? तो इसका नाम था विजय उत्सव से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें हम्पी क्या थी आपकी? एक कैपिटल थी, किसकी थी? विजयनगर एम्पायर की थी। किसकी थी? विजयनगर एम्पायर की थी। अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर की तो 1336 में इसको फाउंड किया गया था 2 भाइयों के द्वारा, बुक्का और हरिहर और बुक्का 2 भाइयों के द्वारा इसको विजयनगर को स्थापित किया गया था। और अगर हम बात करें हम्पी की तो हम्पी को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद आता है कर्नाटक, ये हमने देख लिया। नमामि गंगे कार्यक्रमों के स्तंभों में से कौन सा नहीं है? तो आप स्तंभ देख लीजिए। सबसे पहला था हमारा क्रिएटिंग सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी, सीवरेज उपचार क्षमता बनाना, नदी किनारे का विकास, नदी की सतह पर सतही जैव विविधता संरक्षण और एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। उसके बाद आता है आपका गंगाग्राम, जन जागरूकता, औद्योगिक विषैले पदार्थों का मॉनिटरिंग। ठीक है, उसके बाद आता है तेरी मिट्टी किस मूवी का गाना है? तो केसरी मूवी का गाना है जिसे मनोज मुंशिर ने लिखा है, जिसे अर्को प्रावो मुखर्जी ने संगीतबद्ध किया है और यह गायक बी प्राक ने गाया है। एक देशभक्त हिंदी गीत है जो 1897 में सारा गड्डी के युद्ध पर आधारित 2019 की फिल्म केसरी के साउंड ट्रैक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया गया है। उसके बाद आता है यूट्रिफिकेशन क्या होता है? आपका प्रदूषण की एक प्रक्रिया है जो तब होती है जब कोई झील, कोई नदी या पौधों के पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसमें शैवाल और अन्य जलीय पौधे उग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, ब्राउनिन गति की खोज कब हुई थी? तो 1827 में अंग्रेज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था कि पानी में निलंबित प्राग ब्रीज अनियमित झुंड गति में घूमते कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। ठीक है, ब्राउनियन है तो ब्राउन याद रख लो। उसके बाद आता है असम के शास्त्रीय नृत्य संबंधित। तो शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? आसाम से संबंधित है।
ये भी मैं बहुत बार अपनी वीडियो में करवा चुका हूँ। 2000 में इस नृत्य को भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित किया था। किसने किया था? संगीत नाटक अकेडमी ने किया था। ठीक है, इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव थे। यह नृत्य 70 नामक असम के मठों में प्रदर्शित किया जाता है। आपने बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, नीति आयोग की MPI बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किसकी जनसंख्या में गरीबी की उच्चतम दर है? प्रथम रिपोर्ट 2022 के अनुसार पहले बिहार है, फिर झारखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है। राज्यों में जो है केरल में सबसे कम गरीबी है और बिहार राज्य की इतनी आबादी बहुआयामी गरीब ही गरीब है। ठीक है, उसके बाद आता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? NIM, ये हम बता चुके, उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुई थी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक फसल नहीं है? अगर हम बात करें आपकी वाणिज्यिक फसलों की तो कॉफ़ी है, कपास है, जूट है, मेस्ता है, तिलहन है, अफीम है, रबर, सनहेप, गन्ना, चाय और तंबाकू है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये वाणिज्य फसल है, एक खाद्य फसलें होती हैं आपकी। ये फसलें अनाज, जैसे अनाज के लिए उगाई जाती हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, चावल, मक्का, दालें आदि। वाणिज्यिक कृषि को ऐसी खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो केवल जीविका के उद्देश्य बिक्री के लिए कृषि उत्पादों पर केंद्रित हो। उसके बाद आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ये आपकी 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए जवाहर रोजगार योजना, तो ये आपकी 1989 में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी RLEG 1983, रोजगार आश्वान योजना 1993 और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को आत्मसात करने के साथ भारत देश एक डैश देश घोषित किया गया। लोकतांत्रिक, संप्रभुत्व है और गणतंत्र। राज्य के नीति निर्देशक निशांत भाई आगे आपके DPSP अनुच्छेद 31 से 36 से लेकर 51 तक आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, भाग 4 में है। ठीक है, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 भारतीय गोल्ड मेडल विजेता। शुभम बिस्ला आपका 10 मीटर एयर पिस्टल। सान्यम, ये वुमेन है। अभिनव शो और गौतम भानोट, ये भी आपका इसमें है। और अभिनव शाह, श्रीकांत दास और पार्थ राकेश, ये भी आपका गोल्ड है। जो ऑप्शन में था उसके हिसाब से अपना देख लीजिएगा। उसके बाद है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज हुआ है किस % से? तो देखो, बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 2022-23 में 3.2% हो गई है। बाकी आप ये देख लीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है मैक्सिमम कैरेक्टर कैन बी रिटन इन MX एक्सेल कॉलम, तो 32,767। विच पहल वॉज स्टार्टेड टू द एजुकेशन बैक टू इंडिया? इसका पूरा क्वेश्चन मिला नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। अब आते हैं थर्ड शिफ्ट। 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो अगर हम बात करें IPR 1956 की, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये IPR 1956 है, कब आया था? 1956। कई बच्चे इसको फर्स्ट उसमें कर देते हैं, लेकिन ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना था। 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प IPR 1956 भारतीय संसद द्वारा अप्रैल 1956 में अपनाया गया एक प्रस्ताव था। यह भारत के औद्योगिक विकास पर पहल व्यापक व्यक्त करता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। IPR 156 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कर्नाटक संगीत शैली का पिता किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। जो कार्नेटिक म्यूजियम है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का है। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति त्यागराज, दीक्षित और शास्त्री। पुरंदर दास को अक्सर कर्नाटक शैली का पिता भी कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की शैलियाँ गीतम, सुलादी, स्वराजाति, जाति, स्वरम, कीर्तनम, कृति, पद, तनम भी हमारी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था ऊर्ध्वपातन क्या है? मतलब सप्लीवेशन के बारे में बोला गया था। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस में वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर हम बात करें डिपोजिशन की, जिसको निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसे गैस तरल बने बिना ठोस में बदल जाती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और बता देते हैं। इसमें एक होता है कंडेंसेशन, वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में अणुओं के रूपांतरण को संघनन कहा जाता है। इवेपोरेशन होता है किसी द्रव्य की मुक्त सतह से द्रव्य से भाप के परिवर्तन को वाष्पीकरण कहा जाता है। उसके बाद है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, पदार्थ के प्रावस्था संक्रमण की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस या द्रव्य प्रावस्था में बदल जाता है। एक होता है फ्यूजन, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है किसने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था? तो भरत मुनि ने ये लिखा था।
उसके बाद आता है हमारा भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त कौन है? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 21 जुलाई 2022 से। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। अगर हम बात करें महाभारत के भीम की धीम आधारित नृत्य कौन सा है? तो पंडावनी छत्तीसगढ़ का वह एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पांडव वानी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। केरल की कथकली महाभारत समेत महाकाव्यों में विशेष को दर्शाती है। तीजन बाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पंडावनी लोक नृत्य नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं तेजन बाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है जिन जीवधारियों से मेरुदंड पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में पहली बार किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी टीम का चयन किया था? तो 1988 में जो सियोल में ओलंपिक हुए थे उनमें किया था। 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स आपके मिलान और कोर्टिना में होंगे इटली में। विंटर ओलंपिक 2022 बीजिंग चाइना। 2024 के समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस। 20 के हुए थे आपके टोक्यो जापान में। 24 के समर ओलंपिक हो गए पेरिस फ्रांस। उसके बाद 28 का याद रखना लॉस एंजल्स अमेरिका, और ब्रिस्बेन याद रखना 2032 का। ठीक है, फुटबॉल मैदान का परिमाप होता है। मैदान पिच को सोकर फील्ड कहते हैं। लंबाई टच आई लाइन होती है न्यूनतम 90 मीटर, अधिकतम 120 मीटर। चौड़ाई न्यूनतम 45 मीटर, अधिकतम 90 मीटर। और सीनियर फुटबॉल की फील्ड 105 मीटर लंबा, 68 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था परमादेश रीट। देखो ये भी बता देते हैं एक बार अच्छे से, परमादेश रीट किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अगर मैं बात करूं आर्टिकल 32 की, अनुच्छेद 32 की, तो उसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार होते हैं। देखो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रीट जारी करता है। आज हम पढ़ लेंगे सारी रीट्स। पहली रीट्स होती है आपकी हैबस कॉर्पस, जिसको क्या कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। हैबस कॉर्पस उस समय रीट लगाई जाती है जब किसी को हिरासत या जेल में रखा जाए और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। नहीं किया गया तो ये रीट लगाई जाएगी। उसके बाद होता है क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, मतलब जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका वह हकदार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा को जारी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्यू वारंटो। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन अर्थात स्टे ऑर्डर। निषेधाज्ञा को मनमाने प्रशासनिक कार्यों की व्यक्ति के रक्षा के लिए किया जाता है। मैंडेमस होता है और सर्सरियो होता है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा साधारण बहुमत के पास नहीं होता है, कौन सा अनुच्छेद है? तो 169 है। ठीक है, उसके बाद आता है हॉकी में जब बॉल को हवा में उछाल कर पास किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चिप पास कहते हैं। एक होता है पुश पास, एक हिट पास, एक स्कूप पास, एक चिस पास और एक रिवर्स स्टिक पास। पुश पास होता है, इसमें खिलाड़ी हॉकी स्टिक से के सहारे ग्राउंड पर गेंद को धक्के से आगे धकेलता है। हिट पास मतलब गेंद को तेजी से हिट करके उस टीम को दूसरे खिलाड़ी को भेज देता है। स्कूप पास मतलब अपनी स्टिक के सहारे ग्राउंड से गेंद को उठाकर आगे भेजता है। चिप पास मतलब इसमें गेंद को हवा में उछालकर उसे न्यूनतम बुनियादी टीमों पर उस पर पहुंचा देता है। और रिवर्स स्टिक पास होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्वी घाट की सबसे चोटियों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी आपकी जिंदगाड़ा पीक 1680 मीटर और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, औसत ऊंचाई ये आपने नहीं याद रखनी, ये याद रखना पश्चिमी घाट की ऊंची है अनामुदी। ठीक है, उसके बाद आता है होली किस ऋतु में मनाई जाती है? तो वसंत ऋतु के आगमन पर होली फागुन मास की पूर्णिमा को, दिवाली का पर्व कार्तिक मास की उसमें मनाया जाता है, रक्षाबंधन श्रावण मास, रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास और महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। उसके बाद आता है हु प्रपोज द ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, तो ये दादा भाई नरोजी ने की थी। ठीक है, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी ब्रिटिश एंड अनपॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनपॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नरोजी ने 1867 में धन के निष्कासन की थ्योरी दी थी। ये लिख रखा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद होता है हु वॉज नोन एज ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव किसे कहा जाता है? ब्रह्मदेव पारंपरिक मध्ययुगीन भारत के ब्राह्मणों को दान की गई मुक्त भूमि थी, जो या तो एकल भूखंड के रूप में या पूरे गांव के रूप में दी जाती थी, उसको कहा जाता था।
उसके बाद आ जाता है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कहता है भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को कितने स्तरों पर व्यवस्थित किया गया है? तो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा निम्नलिखित में से किस शैली को पूर्व की गाथा के रूप में मनाया जाता है? तो कथकली को मनाया जाता है। ठीक है, ये हमारी पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।